Hi everyone, how are you? Hope you are doing good. Okay, so in the previous lecture, we had already seen with the meaning of cost as well as revenue. We had also seen that business is divided into two parts. One is incomes and the other is expenses. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Summation of all income was known as revenue and summation of all expenses was known as cost. हमें हमेशा रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तभी तो हम ज्यादा प्रॉफिट घर लेके जा पाएंगे. आफ्टर दैट वी हैड ऑल्सो सीन कॉस्ट शीट कि उसमें कौन कौन से प्रकार के एक्सपेंसेस आते हैं और कैसे हम कॉस्ट तक पहुंचते हैं और कैसे सेलिंग प्राइस नक्की होती है. उसके बाद हमने ये भी देखा था द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट्स. ओके, पीएम अपनी बा से मिले और पूछा कॉस्ट क्या है, तो बा ने क्या बोला, माय बॉय यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. है ना, ये देखा था. फाइन. अब आज हम एक नया कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट. ओके, सो कॉस्ट हैज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू. कंसेप्चुअली आज हम समझेंगे कि कौन कौन से प्रकार के कॉस्ट होते हैं. माइंड इट, these are not types of cost, these are various concepts of cost. क्योंकि कॉस्ट को अलग अलग ढंग से अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट किया है. ओके, तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे आता है, दैट इज रियल कॉस्ट. ओके, नाउ व्हेन वी से द वर्ड रियल, तो रियल फ्रूट जूस नहीं. ओके, रियल मींस वी अंडरस्टैंड एज ओरिजिनल. असल में कॉस्ट ये है. ओके, दैट इज नथिंग बट रियल कॉस्ट. थोड़ा बहुत मीनिंग उससे मैच होगा लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं होगा. ऐसा क्यों होगा वो ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ेगा आफ्टर 3-4 मिनट्स. ओके, तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज रियल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मार्शल. एक बार फिर से आ गया है ना, ये लंगूर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला. ओके, एक के बाद एक उसके कंसेप्ट्स आते जाएंगे और ये नाम बार बार इकोनॉमिक्स में लिया जाएगा. तो क्या बोलता है मार्शल, द लेबरर्स, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स, ओके, who are involved in the process of production bear psychological and physical burden. Such burden is called real cost. Okay, कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई इंसान काम कर रहा होता है, चाहे वो लेबरर हो, चाहे वो पैसे लगा के बैठा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जब भी वो काम कर रहे हैं ना, तब उनको साइकोलॉजिकल बर्डन भी होता है और फिजिकल बर्डन भी होता है. एज फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टेकिंग फिजिकल बर्डन ऑन माई थ्रोट, ऑन माई टंग. यस और नो, ये अभी स्ट्रेस में है. जब मैं बोल रहा हूं तब गले को तकलीफ होती है. साइकोलॉजिकल बर्डन जो सबसे बड़ा किसी भी टीचर को होगा, और वो ये है कि आप तब पढ़ा रहे हैं जब स्टूडेंट्स आपके सामने नहीं है. इससे ज्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन क्या होगा कि राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू अ मशीन, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मशीन एंड डिलीवरिंग दिस लेक्चर. इट इज सो बोरिंग. कितना कंटाला मारता है. लेकिन ये सारी चीजों को दिमाग से हटा के आपके एजुकेशन के लिए लगातार काम करना, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, अच्छे अच्छे जिफ्स ढूंढ के निकालना, ये सब एक टीचर करता है ताकि आप लोगों का मन पढ़ाई में बना रहे. सो वी हैव टू पुट दिस एफर्ट्स because we are concerned, number 1 for your education and number 2 for our family. क्योंकि हमारा पूरा फैमिली इस इनकम पे डिपेंडेंट है जो आ रही है by providing you educational services. And due to corona, unfortunately we are not able to meet face to face. तो ये दिक्कत है
ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को साइड में रख के हमें जो माहौल मिला उसमें काम करना है और ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश करनी है कि एजुकेशन आपका न रुके। एंड दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग दीज एफर्ट्स फॉर यू, फॉर अस, फॉर एवरीवन। ठीक है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज विच कॉस्ट? रियल कॉस्ट। कि जो साइकोलॉजिकल बर्डन, जो फिजिकल बर्डन कोई भी इंसान फेस कर रहा है उसको हम रियल कॉस्ट में गिनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेबरर्स फेस फैटिग्यू। ये फैटिग्यू नहीं होता है, ये फटीग होता है। फटीग का मतलब क्या है? टायर्डनेस, है ना, काम करते करते नींद आ जाना, थकान के कारण इज नोन एज व्हाट? फैटिग। और फैटिग का स्पेलिंग क्या है? FATIGUE। ओके, उसके बाद यू ऑल्सो हैव बोर्डम। कई बार कंटाला मारता है भाई, काम करने में मजा नहीं आता है। यू आर सो बोर्ड। समटाइम्स यू टेक लॉट ऑफ टेंशन ऑल्सो, है ना, टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, और ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस आपको लोगों के चेहरे पे देखने को मिलेंगे when they face all these negative things psychologically. Okay, then we also face anxiety. Anxiety मतलब worry, nervousness. जब things are going negative, things are going drastically wrong, you feel nervous and you start worrying about your future. ये सारी चीज एक एंटरप्रेन्योर, एक लेबरर, एक कैपिटलिस्ट फेस करता है, क्योंकि लेबरर के एफर्ट्स लग रहे हैं, कैपिटलिस्ट का पैसा लग रहा है, एंटरप्रेन्योर का तो सब कुछ दाव पे लगा हुआ है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु कोऑर्डिनेट्स लैंड, लेबर, कैपिटल। ही टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, ये जाने बगैर कि भविष्य में ये बिजनेस चलेगा भी कि नहीं। ओके, देन कम्स इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? कि आप सिक्योर्ड फील नहीं करते, आपका भविष्य क्वेश्चन मार्क में है। आप सबको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी इनसिक्योरिटी तो होती ही है, और इनसिक्योरिटी जिन लोग को ज्यादा होती है उन्हें कुछ अजीब अजीब सपने आते हैं। ऐसे सपने आपको भी आते होंगे। सर कैसे सपने? तो पहला सपना यह है कि आप एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं, सारी भीड़ आप ही को देख रही है। कुछ लोग आपको देख के गुस्सा हो रहे हैं, कुछ लोग आपको देख के हंस रहे हैं, कुछ लोग एक्सप्रेशनलेस हैं, बट एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। तो अब इस सपने को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। आप जैसे ही उनसे नजर हटा के अपने आप पे नजर डालते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि आपने कोई कपड़े पहने ही नहीं है। ऐसे सपने अगर आपको आते हैं, आप में से बहुत कम लोग को आते होंगे, लेकिन ऐसे सपने अगर आपको आए हैं, मतलब समवेयर यू आर फीलिंग इनसिक्योर, कि बाकी सभी ने कपड़े पहने हैं, अकेला मैं ही हूं या अकेली मैं ही हूं जिसने कपड़े नहीं पहने हैं। मीन्स द एंटायर वर्ल्ड इज सिक्योर्ड बट आई फील इनसिक्योर्ड। फिर दूसरा सपना जो मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, ये मैक्सिमम लोगों ने फील किया होगा, है ना, नींद में, क्योंकि सपने नींद में ही आते हैं, कि आप एक हाइटेड बिल्डिंग पे हैं, उसकी टेरेस पे, और टेरेस की जो बाउंड्री है ना, आप उस पे है। आप जैसे ही नींद में अपनी करवटें बदलते हैं, आपको सपने में ये दिखता है कि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं। ये सपना तो देखा होगा। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मेरा एक लेवल है, मैं वहां से नीचे न जाऊं। कहीं ना कहीं हम सभी ने इन नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये हर इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो पीपल फील इनसिक्योर। देन इनडिसाइसिवनेस, मतलब डिसीजन न ले पाना। यू आर अनएबल टू डिसाइड, यू कैन नॉट डिसाइड बिकॉज यू डोंट हैव द पावर टू थिंक इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये तकलीफें आपको हो रही हैं, और ये तकलीफ खास करके आपको तब होगी
जब आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली घर पे रहना, अपने एक सेफ जोन में रहना, अपने से नॉन लोगों के बीच में रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल बात तब आएगी जब आप अनजान जगह पे अनजान लोगों से बतियाएंगे और उनकी साइकोलॉजी को अगर नहीं समझे तो आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। एंड एनी पर्सन डज नॉट वांट दीज थिंग्स टू हैपन। ओके, सो जब कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, लेबरर हो, एंटरप्रेन्योर हो, जब ये काम कर रहे हैं उनके इमोशंस हर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज होता है जो इन सभी को करना पड़ता है। दिस कॉस्ट इज नोन एज रियल कॉस्ट। क्योंकि पैसों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कि सही में तुमने इस जॉब के लिए क्या क्या गवा दिया। दैट इज योर रियल कॉस्ट। आपने अपना आत्मसम्मान गवा दिया, आपने अपनी इच्छाओं को दबा दिया, आपने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी जो आपको नहीं सुननी है कभी भी किसी से भी जिंदगी में, लेकिन ये सब करना पड़ेगा क्योंकि आपको काम पे रखा है। ओके, सो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कई बार बढ़ जाता है। इवन एंगर इज फेस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज विच कॉस्ट? रियल कॉस्ट। ओके, तो ये सारी बातें बेटा क्या है? साइकोलॉजिकल है। इसका वास्तविक जीवन से पैसों के टर्म्स में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस कॉस्ट को समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज वी नीड टू हैव सम एम्पैथी। मतलब क्या? सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमें चाहिए। ये अगर आप सोचोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो खुश रहेंगे अगर आपकी पकड़ में ये कॉस्ट आ गया तो। ओके, सो ये कॉस्ट जितना कम हो उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। ये कॉस्ट कम होना मतलब क्या? फैटिग कम होना, बोर्डम कम होना, टेंशन कम लेना, सैक्रिफाइस कम करना, एंजाइटी कम लेना, इनसिक्योरिटी कम महसूस करना। ऐसे अगर माहौल में आप काम कर रहे हैं तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोफेसर मार्शल अगेन says the factors of production face this real cost and to attract them return is given in the form of wages, interest and profit। अब ये शायद आपको कहानी लगे कि सर ऐसा तो हम फील कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते ना, या ऐसा तो कोई फील करता होगा, कोई ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें उनको कंटाला मारे। ओके, तो अपने आप को ही देख लो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मन से कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। अरे नहीं, पढ़ना पड़ता है, होमवर्क सबमिट करना है, ये नोट्स लिख के हमको अभी देने हैं, इसीलिए आप पढ़ते हैं। बाकी आपको कहीं पे कुछ नॉलेज गेनिंग में तो इंटरेस्ट है ही नहीं। और हाँ, कुछ लोग होंगे आप में से जिनको जेन्युइनली अपनी नॉलेज बढ़ाने में इंटरेस्ट होगा, वो ठीक है, मन लगा के पढ़ रहे हैं। और इनको हम क्या बोल के ताना मारते हैं? स्कॉलर छे तो ये तो वो भणेश्री छे, वो तो किताबी कीड़ा है, ऐसा सब हम उसको सुनाते हैं। तो उसको ये भी तो सामना करना पड़ रहा है ना। सो क्या सही में ऐसे लोग होते हैं कि नहीं? उसका कंक्लूजन आप ये वीडियो देखने के बाद मेरे को बताओ। ठीक है, ऑन योर स्क्रीन। चिल्ला रहा है वो उस पे, पेपर हाथ में नहीं दिए, फेंका कि उठा उसको। बेचारी देखो, मजबूरी की भी हद होती है। ये देखो बॉस एंड हिज जूनियर मारा उसको। लेडी इन स्ट्रेस, तबियत ठीक नहीं उसकी। ये एंटरप्रेन्योर है,
जो फोन पे बात कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, आ गया, हार्ट अटैक आ गया, गिर गया। एक मीटिंग चल रही है कॉर्पोरेट, देखो भाई साहब कैसे एंग्री हो गए, इन्हें भी आ गया हार्ट अटैक, स्ट्रेस, एंगर। इससे क्या मालूम पड़ा कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जो भी वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस काम में दिक्कतें आती हैं। ये जितने भी इमोशंस हमने अभी देखे, सारे के सारे आज नहीं तो कल तुम्हें भी सामना करने पड़ेंगे। और असल में कॉस्ट ये है कि हमने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, पीस ऑफ माइंड छोड़ दिया, सुख चैन छोड़ दिया। ऑल दीज थिंग्स यू हैव पुट इन टू गेन समथिंग दैट इज नथिंग बट द रियल कॉस्ट। ओके, अंडरस्टूड द कंसेप्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग रियल कॉस्ट। तो रियल कॉस्ट इज साइकोलॉजिकल इन नेचर, है ना, तो उसको मेजर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओके, लेट अस सी। इट इंक्लूड्स fatigue, boredom, anxiety, sacrifice, pain, etc., which have a psychological impact and so difficult to measure. अब एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। मेरा एक एक्सपीरियंस था स्कूल में। पता है, जब बहुत छोटे थे तो टीचर्स कैसी पनिशमेंट देते थे, पूरे क्लास को पनिशमेंट देनी है ना, मास पनिशमेंट। तो क्या करती थी टीचर, खुद बाहर जाकर दरवाजा लॉक करके क्या बोलते थे कि अब तुम लोग यहीं पर रहोगे, आज तुम्हें घर जाने को नहीं मिलेगा। ऐसा एक बार हमारे क्लास में हुआ, क्योंकि सारे मस्तीखोर थे, है ना, 10-20 बच्चे थे जो पढ़ाकू थे, डिसिप्लिन थे, ठीक है, बाकी 30-40 वर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। ओके, हाँ, तो मैं भी मस्तीखोर लोगों में ही आता था अपने स्कूल के टाइम पे, ठीक है। अब बात अलग है, नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड, अब मैं टीचर बन चुका हूं, फिर भी अपने मस्ती करते हैं थोड़ी बहुत, चलो कोई बात नहीं। सो ये जितने भी पनिशमेंट्स थे, दे वर गिवन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैरेसिंग स्टूडेंट्स। अब ऐसी पनिशमेंट कि तुम्हें घर नहीं जाना है, रहो यहीं पे, तो हम जो 30-40 मस्ती वाले लोग थे ना, हम तो खुश हो गए कि यार मस्ती करेंगे, टीचर गए, अब मजा आएगा। लेकिन जो 10-20 बच्चे थे पढ़ने वाले, जिनको जल्दी जल्दी घर जाना था, पता है उन्होंने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। बोलो रोए। अरे मैं बोलूं रोने की क्या बात है, और तुम्हें क्या लगता है टीचर क्या पूरा दिन हमको यहीं पे रखेंगे, उन्हें घर नहीं जाना है क्या, उनकी कोई जवाबदारी बनती है कि नहीं, कि कॉमन सेंस ये इंटेलिजेंट लोग वापरते नहीं है और इसीलिए रोना शुरू कर देते हैं कि अब हमें यहीं पे रहना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं होता। सो एक नेगेटिव चीज आपकी जिंदगी में हुई, लेकिन आपने उसको कैसे लिया, ये तो उस बात पे डिपेंडेंट है कि सामने कौन है। सामने अगर हमारे जैसे लोग हैं तो कितना भी नेगेटिव कर लो, हम टस से मस होने वाले नहीं है, तो उसका इंपैक्ट हमारे दिमाग पे आएगा नहीं। लेकिन अगर सामने बहुत सेंसिटिव लोग हैं तो इंपैक्ट तुरंत आ जाएगा और वो बात का बतंगड़ बना देंगे, राय का पहाड़ बना देंगे, और उतना उन्हीं को नेगेटिव थॉट्स आएंगे, उतना उन्हीं पे नेगेटिव चीज का इंपैक्ट बढ़ेगा। सो कौन सी साइकोलॉजिकल चीज किस पे क्या इंपैक्ट लाती है, पहले ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा। It will change with the change in person, it will change with the change in time, it will change with the change in circumstances. It is difficult to measure कि किस पे क्या असर होगी। ओके, और साइकोलॉजिकल है तो उसको आप नंबर्स के टर्म में भी एक्सप्रेस कहां कर पाओगे। कितना गुस्सा आया, आप बोलोगे 100 गुस्सा आया, भाई कितना फियर है तेरे को, अरे मेरे को तो खाली 2 फियर है, ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। सो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, सो डिफिकल्ट टू मेजर। फाइन, फिर देखो क्या लिखा है, स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ पीपल। द एडवर्स इफेक्ट इज ऑल्सो अ कॉस्ट फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है,
इसको फील करने के लिए एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे। I'm excited to see the penguins. I want to see the otters. I love the octopus. I'm excited to see the catfish. प्लास्टिक बॉटल्स जो ओशन में जा चुके हैं, लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट दैट गोज इनटू द ओशन एवरी ईयर। फिर ओशन ऐसे नहीं होंगे तो क्या होंगे? We'll go and see this. There should be millions of fish and 0% of plastic. So, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, इसकी भी एक कॉस्ट होती है जो पूरा समाज मिलकर चुकाता है इन द फॉर्म ऑफ देयर लाइव्स, इन द फॉर्म ऑफ द लाइव्स ऑफ दिस क्रीचर्स हु आर लिविंग इन द ओशन। सो क्या ये कॉस्ट नहीं है? ये भी कॉस्ट है। कौन सा कॉस्ट है? सोशल कॉस्ट है। और ये कहां पे आना चाहिए? रियल कॉस्ट में आना चाहिए। लेकिन अफसोस ये कॉस्ट को भी हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स ने मिलके इस धरती पे कितना नुकसान कर दिया है। एंड वी डोंट डिजर्व दिस प्लैनेट एक्चुअली, है ना। सो दुनिया को इतना खराब करने वाले कौन? हम। और इसीलिए आज हमको एक लेसन मिला कि चुपचाप घर बैठे रहो, बाहर निकलोगे साले तुम ही मरोगे। और अगर इस धरती पे कोई वायरस है तो वो सब ह्यूमन बींग्स है जो इस धरती का ध्यान नहीं रख रहे हैं। सो ये सारी कौन सी बातें हैं बेटा? आध्यात्मिक बातें, साइकोलॉजिकल बातें हैं। बोलने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, इसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी वर्ड सुनते ही क्या दिमाग में आएगा? मौका। और सर हमें मौके पे क्या मारना है? चौका। लेकिन ऐसा आप हर बार कर सको जरूरी नहीं है। Sometimes opportunities have to be foregone, okay? And the cost of such opportunities foregone is nothing but the opportunity cost. ठीक है, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है। This concept was given by ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट। ऑस्ट्रिया का एक इकोनॉमिस्ट था जिसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचा और इस कंसेप्ट को दुनिया को बताया। बट was properly presented by मार्शल। इसको टांग अड़ाए बगैर चैन नहीं पड़ता, इसकी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो सारे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स में अपना नाम रजिस्टर नहीं करवाएगा। ठीक है, एनीवेज, सो आगे क्या लिखा है? ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव मोर देन वन यूज।
you as a human being have only one use. No, you have opted for commerce, लेकिन उसमें भी आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं. आपके पास उतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, MBA कर सकते हो, MCA कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जा सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, होम साइंस कर सकती हैं लड़कियां, है ना, लड़कियों के लिए स्पेसिफिक कोर्स है. आप MCOM कर सकते हो. अरे कितने सारे ऑप्शंस हैं. So as a human being, even after opting commerce, you have a lot of options available. Okay, you have more than one use, trust me. But we cannot use these factors of production for all uses at a time. क्योंकि at a time आप खाली एक ही रोल को निभा पाओगे. ठीक है. If you are a chartered accountant and you have opted for practice, तो आप फिर practice ही करो. If you are working under a multinational corporation doing a job, तो आप खाली जॉब ही करो. अब मेरे जैसे भी कुछ लोग होते हैं जो CA करने के बाद ना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना जॉब कर रहे हैं. वो लगे हुए हैं इस समाज को सुधारने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए. सो मैं खाली वो ही करूंगा. सो आई हैव सैक्रिफाइस्ड डूइंग प्रैक्टिस, आई हैव सैक्रिफाइस्ड डूइंग अ जॉब. आराम से मैं प्रैक्टिस भी कर सकता था और अच्छी कंपनी में मुझे जॉब भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने एक ऑप्शन चुना जो मेरे लिए बेस्ट था, और वो क्या है? टू प्रोवाइड एजुकेशन. ओके, सो आई कैन नॉट एक्सरसाइज ऑल द ऑप्शंस एट अ टाइम. सो आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस आई हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन. ओके, जो मैंने तो चुन लिया, एजुकेशन. ओके, फिर देखो आगे लिखा है, सो वी हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट यूज दैट कैन बी डन ऑफ दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या यूज है, उसका कौन सा बेस्ट यूज है, इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चुनने दो. सो इट वॉज माई चॉइस एज एन एंटरप्रेन्योर टू गो फॉर एजुकेशन विच इज द बेस्ट फॉर मी, नॉट फॉर अदर्स. दूसरे CA हैं जिनके लिए बेस्ट होगा कि वो प्रैक्टिस में अच्छे हैं, तो वो प्रैक्टिस में गए. कई CA हैं जो बहुत ओबीडियंट हैं, लोगों के इंस्ट्रक्शंस को सुनने में उनको मजा आता है, तो वो जॉब भी कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. वो काम कैसे कर रहे हैं, उसको कौन कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका सक्सेस या फेलियर डिसाइड होगा. सो यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, so you have to see कि which opportunity is the best for you. okay, so जो बेस्ट ऑप्शन होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे, और जो सेकंड बेस्ट होगा आप उसको रिजेक्ट करोगे. ठीक है, तो देखो आगे का लिखा है, moreover when we are using a factor for one particular use, we are also sacrificing this factor for other purposes. Such sacrifice of the second best alternative is known as opportunity cost. As for example, शायद मैं प्रैक्टिस करता तो 100 रुपया कमाता. खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है, अगर मैं जॉब करता तो मैं 120 रुपया कमाता, और मैं एजुकेशन में हूं तो मैं 150 रुपये कमा रहा हूं. ठीक है, ये खाली हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है. सो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा? एजुकेशन 150. सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा? जॉब 120. और थर्ड बेस्ट ऑप्शन कौन सा? प्रैक्टिस 100 रुपीज. तो मैंने तो बेस्ट ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया 150 रुपए वाला, तो मैंने सेकंड बेस्ट कौन सा छोड़ा? जॉब, जिसमें मैं कितना कमाता? 120. सो 120 में कमा सकता था, लेकिन वो मैंने नहीं कमाए क्योंकि मुझे 150 रुपए कमाने. सो ये 150 रुपए कमाए, उसके लिए मैंने छोड़ा क्या? 120 जॉब वाला. सो ये 120 आपके लिए क्या बनेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा. ठीक है, समझ में आ गया? आप इसको और डिटेल में देखेंगे अलग अलग एग्जाम्पल से थ्रू अ वीडियो ऑन योर स्क्रीन. Imagine the following situations. A young man enrolls in a tuition-free public university. From his point of view, he gets the education for free. He will study in a field of his choice for 5 years, and after that, he will be granted a master's degree.
2. A freelancing website developer decides to renovate his flat on his own instead of hiring a renovation team for $1,000. He will spend 2 weeks doing it. 3. A good and respected baker leaves his job and sets up his own bakery. This will allow him to earn $24,000 in the first year of his business. 4. Just after New Year's Eve, a man buys slightly discounted fireworks for $1,000. He stores them in his home and sells them after a year for $1,030. On the surface, it seems that each of these people have made a profit. The student acquired education for free. The freelancer saved $1,000. The baker earned $24,000. And the last man sold fireworks with a 3% profit. But let us look at this from another perspective. 1. The student chose a stagnant field of studies. Employers will not need his knowledge after his graduation, so he will probably have to apply for a job without any higher education requirements. Instead of going to a university, he could have applied right away for a job paying him $20,000 a year, or $100,000 in the 5 years. What's more, he would have gained professional experience that would quickly allow him to apply for a promotion. 2. By deciding to repair his flat himself, the freelancer forgoes a website development job for a large company. If he had accepted the job, he would finish it in 2 weeks and earn $3,000. By devoting his time to renovate his flat, he deprived himself of the opportunity to earn the money. If he had chosen instead to hire a renovating team and to take the commission, he would end up with $2,000 still in his pocket, despite having to hire the team for $1,000. 3. The baker who started his own business previously worked for a large network of bakeries. There he earned $3,000 a month, which amounts to $36,000 a year. By working on his own, he could earn only $24,000 a year. So by choosing to start a business, he lost an opportunity to earn the additional amount of $12,000 a year. Moreover, he forgoes the safety of a full-time job and took upon himself the risk of running a business. That is, on the one hand, the risk of losing the money he invested in it, and on the other, the additional stress. 4. The man selling fireworks earned 3% profit of $1,000. Instead of buying fireworks, he could have deposited his money in a savings account with 5% of annual interest, which would net him $50 in a year. He also lost his own time and storage space in his home. Thus enters the notion of the opportunity cost, meaning the cost of the foregone opportunities. तो समझे इस वीडियो को देखकर, स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए 5 साल इन्वेस्ट कर दिए, वही 5 साल वो जॉब करके $20,000 भी पूरे साल का कमाता तो $1,00,000 मिल जाते। साथ ही साथ उसको प्रोफेशनल एक्सपर्टीज भी मिलती, एक स्टैंप लगता उसके करियर पे कि अब इसको एक्सपीरियंस है 5 साल का। फिर अगर हम उस इंसान की बात करें जो वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा था, तो घर के रेनोवेशन के लिए $1,000 बचाए, लेकिन उसके सामने वेबसाइट डेवलप करके वो $3,000 कमा सकता था, तो $2,000 उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमने ये देखा एक इंसान ने खुद की बेकरी शुरू कर दी और कितना कमाया, $24,000, जबकि वो जॉब करके कितना कमा सकता था, $36,000। सो उसने 12,000 का क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया। ओके, सो ही कुड हैव अर्न्ड मोर बट ही एक्चुअली डिड नॉट, क्योंकि उसकी चॉइस गलत थी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट दैट पर्सन जिसने क्रैकर्स बेचे प्रॉफिट में 3% प्रॉफिट, वही पैसा अगर बैंक में रखते, फिक्स डिपॉजिट में रखते या सेविंग्स अकाउंट में रखते, तो वो भी आपको 5% कमा के देता। तो उसने भी 2% का क्या किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किया। ओके, सो यहां पर इन सभी फैक्टर्स ने रॉन्ग चॉइस करी थी, इसीलिए वो पछताए। और इन सारी अपॉर्चुनिटीज को जो उन्होंने सैक्रिफाइस करी, दैट सैक्रिफाइस इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अंडरस्टूड? चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फैक्टर्स विद वन यूज और अ स्पेसिफिक यूज। ओके, कहने का यह मतलब है कि कई बार हम स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज का, तो हमें खाली वही काम आता है और हमारा एक ही यूज है, दैट इज अ स्पेसिफिक यूज। सो डू वी हैव एन ऑप्शन ऑफ वर्किंग समवेयर एल्स और डूइंग समथिंग एल्स? द आंसर इज नो।
एक गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर, तो वो उसका ही काम करेगा। एक सीए जो प्रैक्टिस कर रहा है तो वो प्रैक्टिस ही करेगा। एक क्रिकेटर जिसको खाली बैटिंग आता है तो वो बैटिंग ही करेगा। एक सिंगर जिसको खाली गाना गाने का है वो गाना ही गाएगा, दूसरा कुछ उसके दिमाग में आएगा नहीं। सो क्या है, फोकस्ड है, स्पेसिफिक यूज है, सिंगल यूज है। एक ऐसी जमीन जिसपे खाली वीट ही उग सकता है तो वो वीट ही उगाएगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जब ऑप्शन ही नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं, तो काहे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कंसेप्ट उन फैक्टर्स पे लागू नहीं पड़ेगा जिसका सिंगल यूज है, स्पेसिफिक यूज है। ओके, नाउ इफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज ओनली वन यूज, देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड, क्योंकि रिटर्न्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर नॉट डिसाइडेड बाय देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्योंकि दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज है ही नहीं, बट इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड। कहने का ये मतलब है, एक जमीन जिसपे खाली ग्रास ही उगता है, जिसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट हम उगा नहीं सकते, बराबर, ये जमीन की उतनी फर्टिलिटी है ही नहीं कि किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ये ग्रो कर सके, तो उस पे खाली घास ही उगता है। तो जब ऐसी जमीन जिसपे घास ही उग सकता है, वहां दूसरा कुछ उगाने की बात ही नहीं आएगी। जब दूसरा कुछ उगाने की बात नहीं आएगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी, तो काहे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, फिर एक ऐसा व्यक्ति जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, नौरा बैठा हुआ है, तो उसके सामने भी कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसको जो काम मिला उसे वही करना पड़ेगा। सो इन सारे फैक्टर्स का भाव नक्की कैसे होता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑल्टरनेटिव यूजेस, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिमांड एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सप्लाई। इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, देयर अराइजेस स्कैरसिटी, तो ये भाव ज्यादा चार्ज करेंगे। एंड इफ डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो सरप्लस है, मतलब ये सस्ते में निपट जाएंगे। और अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम है तो उसको हमने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम बोला था, वो भी एक अलग प्राइस आएगी। ओके, फिर हम बात करते हैं एक टीचर की जिसको खाली मैथ्स पढ़ाना आता है, तो ये टीचर मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे, इनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो काहे का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। उसके बाद एक ऐसे डॉक्टर की बात करें जिसने हड्डियों की पढ़ाई करी है ना, ऑर्थोपेडिक जिसको हम बोलते हैं, तो वो खाली हड्डियों का डॉक्टर है। हिज वर्क इज लिमिटेड ओनली टू स्टडी ऑफ बोन्स, और इसीलिए ये अपने जीवन में और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भूलो मत, ये काम जो उनको आता है ना, वो भी अगर अच्छे से करेंगे तो इन्हें सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम तो यहाँ ये डिसाइड करने नहीं बैठे कि इसमें सक्सेस है कि फेलियर, हम ये सोचने बैठे हैं कि कोई ऐसा फैक्टर जब आपके सामने आता है जो एक ही काम कर सकता है, तो क्या उसको कितना पेमेंट देना ये आप उसके ऑल्टरनेटिव यूज पे, उसकी अपॉर्चुनिटी पे डिसाइड करोगे क्या? नहीं, वो किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि अभी इस व्यक्ति को अगर मैं काम नहीं दूंगा तो क्या दूसरी कंपनी इसको काम देगी। मतलब दूसरी कंपनी अगर इस व्यक्ति की डिमांड कर रही है, मतलब डिमांड ज्यादा है और ऐसे लोगों का सप्लाई कम है, तो फिर क्या होगा, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो मुझे उसको ज्यादा दाम देके भी अपने यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे अलावा इसको और कोई रखने नहीं वाला है तो फिर मैं सस्ते में इसको अपने यहाँ काम पे रख लूंगा। सो ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, तो ये या तो कैपिटलिस्ट होने चाहिए या लेबरर होने चाहिए या एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। ओके, इनके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है ये देखो। अगर अपॉर्चुनिटीज दूसरी हैं, इनको कहीं और भी काम पे रखा जा सकता है, इनका कोई और भी यूज है, तो उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा। लेकिन जब कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं,
जब कोई दूसरा यूज ही नहीं तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम मेजर नहीं कर पाएंगे। फिर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनको पैसा उस बेसिस पे मिलेगा कि इनकी डिमांड कितनी है और इनका सप्लाई कितना है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। पैसा वो हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, लेकिन एक बॉटल प्लास्टिक की खाली कोई लिक्विड स्टोर करने के लिए ही काम में आ सकती है, ओके। सो वी हैव मल्टीपल यूजेस ऑफ मनी। मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म, इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, but a bottle can be used only to store some sort of liquid. अब ऐसा मत सोचना सर लिक्विड में वी कैन स्टोर वाटर, वी कैन स्टोर सॉफ्ट ड्रिंक, वी कैन ऑल्सो स्टोर हार्ड ड्रिंक्स। हाँ वो तो है ना, तो मैंने क्या बोला, लिक्विड, उसके अलावा और कुछ उसमें आप स्टोर नहीं करोगे नॉर्मली। काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर छोटी छोटी गेंदें आती हैं, उसको हम उस बॉटल में डालेंगे तो भी स्टोर होगा ना, लेकिन ऐसा कभी कोई स्टोर करता है? खाली आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए मत काउंटर करो, आप लॉजिकली सोचो कि ये बॉटल बनी एक पर्पस के लिए ही है, कुछ स्टोर करने के लिए जो लिक्विड फॉर्म में हो। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट फैक्टर्स विथ वन यूज और अ स्पेसिफिक यूज do not have any alternative use, so they do not have any opportunity, so there is no opportunity cost. Okay, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मॉनिटरी कॉस्ट सबसे सिंपल और सबसे प्रैक्टिकल ये कॉस्ट होगा, ओके, और यही कॉस्ट के बारे में अब पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो रियल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ लिया, हो गया, डन, क्योंकि दोनों ही हवा में बात कर रहे हैं। रियल कॉस्ट ये बोलता है कि मुझे मजा नहीं आया, मुझे गुस्सा आया, मुझे ये बर्डन है, मुझे फलाना बर्डन है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या बोलता है, अगर मैं यहां नहीं होता तो वहां होता, वहां से इतना कमाता, है ना। दोनों में क्या आया, अगर मगर, ओके। अगर मगर की मॉनिटरी कॉस्ट में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ना ही ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ना ही ये फ्यूचर कंसेप्ट है, ये आज के बारे में बात करता है, ओके। सो क्या है मॉनिटरी कॉस्ट, लेट अस सी दैट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is calculated in terms of money, therefore concept of monetary cost is important, क्योंकि हम जो भी कॉस्ट एक्सप्रेस करते हैं वो पैसों के टर्म्स में होता है, और जो पैसों के टर्म्स में एक्सप्रेस होता है उसी को हम सही मायने में कॉस्ट मानते हैं, ओके। सो सच कॉस्ट इज मॉनिटरी कॉस्ट, ओके। लेट अस सी, लैंड आपने लिया तो उस पे कुछ चुकाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाड़ा, दैट इज रेंट। सो व्हेन एन एंटरप्रेन्योर हायर्स लैंड ही हैज टू मेक पेमेंट ऑफ रेंट। ये रेंट का पेमेंट किस में होगा, पैसों में होगा, तो ये कौन सा कॉस्ट होगा, मॉनिटरी कॉस्ट होगा, ठीक है। फिर लेबरर को आपने हायर किया तो ये भी फ्री में नहीं आएंगे, इसको भी पैसे देने पड़ेंगे, क्या, वेजेस देना पड़ेगा। फिर बैंक से आपने लोन लिया तो उसको भी पैसा वापस देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो आप देंगे ही, लेकिन व्हाट इज द रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड बाय द कैपिटल गिवर, इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो हर वो कॉस्ट जो पैसों के टर्म्स में एक्सप्रेस हुई है और इसके लिए असल में पेमेंट हुआ है पैसों का, उन कॉस्ट को हम क्या बुलाएंगे, मॉनिटरी कॉस्ट बुलाएंगे, ओके। सो नाउ आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। प्रोड्यूसर हैविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसेस गुड्स एट लो कॉस्ट एंड ट्राइज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम द इनकम बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। तो ये कल वाले लेक्चर में हमने देखा ही कि रेवेन्यू को क्या करना है, मैक्सिमाइज, और कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। जब रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, कॉस्ट मिनिमाइज होगा, तभी तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। याद आया, ओके। उसके बाद देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज मॉनिटरी कॉस्ट। हर वो कॉस्ट जो पैसों के टर्म्स में एक्सप्रेस हो, उस कॉस्ट को हम क्या बुलाएंगे बेटा, मॉनिटरी कॉस्ट बुलाएंगे। और हर बिजनेस में मॉनिटरी कॉस्ट होगा आज,
और इसी कॉस्ट को हम आने वाले समय में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस में जाके आप ये नहीं पूछते कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल बर्डन दैट यू हैव, कितना कंटाला मारता है, कितना टेंशन है, या आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी। आप ये फालतू क्वेश्चन नहीं पूछते। आप क्या पूछते हैं किसी भी बिजनेस में जाके, सर व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो बताएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। वो ही सही मायने में मॉनिटरी कॉस्ट काउंट होता है, जहां पे आपने पैसा दिया, आपने कितना साइकोलॉजिकली सैक्रिफाइस किया, कितना अपना खून दिया, कितना अपना आत्मा इसमें रखा, कितना पसीना बहाया, ये कोई नहीं पूछता। लोग क्या पूछेंगे, बैलेंस शीट बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बताओ, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताओ, कितना एक्सपेंस हुआ ये बताओ, हमें उसमें इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट आपने कमाया ये बताओ, हमें उसमें इंटरेस्ट है। सो मॉनिटरी कॉस्ट इज द कॉस्ट which is expressed in terms of money and it is actually paid also in money terms. Okay, so ये कॉस्ट सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और प्रैक्टिकली आप हर ऑर्गेनाइजेशन में इस कॉस्ट को देखोगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो नाउ वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट तो हो गए, लेकिन इसको लर्न कैसे करना है? वैसे 3 ही पॉइंट है, आप उसको कैसे भी लर्न कर सकते हो, लेकिन वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, तो अब आपको क्या सोचना है? कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अब हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, अब हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, आपकी बॉडी में ये खून बन के दौड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा बोलने में क्या जाता है? सो आर फॉर रियल कॉस्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एम फॉर मॉनिटरी कॉस्ट। हो गया, यही तो हमने देखा था, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मॉनिटरी कॉस्ट। सो वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट आपके रोम रोम में बसे हुए हैं। रोम, ROM, R फॉर रियल, O फॉर अपॉर्चुनिटी, M फॉर मॉनिटरी कॉस्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।